हेलो डियर स्टूडेंट। हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पहले इसकी जो वहाँ डिस्कवरी है उसके बारे में पढ़ा। देन उसके बाद में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया उसके बारे में पढ़ा। और रोजालिन फ्रैंकलिन विल्किंसन के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद में वाटसन क्रिक ने किसे मॉडल अप्रोच को क्यों अपनाया इसको हमने पढ़ा। देन उसके बाद में जो वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया तो उसमें पहले क्या क्या कमी थी और बाद में उन्होंने उन चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव किया। और ये मुश्किल से ये 2 पेज का एक वर्क है और ये था वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में जो नेचर पत्रिका में पब्लिश हुआ और इसी के आधार पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लार्ज लेवल पे आप करते हैं और काम होने के बाद में आपको मिलता है, लेकिन अगर वास्तव में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो 2 लाइन में भी कही जा सकती है। और उन्होंने ज़्यादा इनमें लाइंस नहीं थी, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, बिल्कुल सिंपल मॉडल बिल्डिंग थे किस तरह की स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल्स की होती है और उसी के आधार पर इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली। इन 25 अप्रैल 1953 को नेचर पत्रिका में उनका ये पेपर पब्लिश हुआ और उन्होंने फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इन 1962 में वाटसन क्रिक और विल्किंस वन द नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन इसमें फ्रैंकलिन के वर्क जो वास्तव में की वर्क था जिसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया उसका कहीं पर भी मेंशन उन्होंने नहीं किया। तो अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या डबल हेलिक्स मॉडल है, होता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होता है जो ट्विस्टेड रहता है स्पाइरेकली स्ट्राइकल की तरह। और इसमें जैसे स्टेयरकेस होती है, सीढ़ी होती है, उसको अगर हम मोड़ दें, मोड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आती है वैसा डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल हेलिक्स में पाया जाता है। ये देखिए इसकी दोनों ये इसके हेलिकल्स होते हैं, हेलिक्स होते हैं। और प्रत्येक जो स्ट्रैंड है उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये वाली ये जो बनती है ना सीढ़ी का बाहर का पार्ट, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ओके। दूसरा होता है फोर बेस पेयर, 4 बेसेस केमिकल्स होते हैं जो अटैच होते हैं, जैसे ATGC से, जैसे आप यहाँ पर इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे GC ATGC ATGC तो एडेनिन और प्यूरिन एक दूसरे से अटैच रहते हैं। इसके बाद में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के रूप में ये पाया जाता है, बेसिक नेचर का होता है। जो नाइट्रोजनस और इन डीएनए द मॉलिक्यूल्स डीएक्सो राइबोज, जो पहले फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, देन उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो है शुगर। जो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसको डीऑक्सीराइबो शुगर के नाम से जानते हैं, जो आरएनए में पाई जाती है उसको राइबो शुगर के नाम से जानते हैं। डीऑक्सीराइबो जो शुगर होती है उसमें जो 5 जो कार्बन 3 कार्बन जो है वहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है 3 कार्बन पे, तो इसलिए इसको डीऑक्सी के नाम से हम जानते हैं। जबकि राइबोज शुगर में, जैसा कि आप यहाँ देखो इसमें ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है,
देखो इसमें यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर ये H है, मतलब डीऑक्सीराइबोज में राइबोज की अपेक्षा क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानते हैं। और ये कार्बन 2 की पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कम पाया जाता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर में। तो the sugar in RNA is ribose. Carbon in the sugar are noted from 1 days to 5 days। ये देखिएगा, ये ओरिएंटेशन है इसका, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन, ये वाला कार्बन C1, C2, C3, C4 और C5। ओके, तो a nitrogen atom from nitrogen base link to C1 glycosidic link and phosphate link to carbon 5 to make the nucleotide, and the nucleotide is therefore phosphate C dash और sugar C1 base। यहाँ पे ये important है, देखिएगा इसमें C1 और जैसे इसमें C3 और C5, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब भी DNA मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये क्या है, 5 डेज से 3 डेज की तरफ रहेगा, 5 डेज से 3 डेज की तरफ रहता है इसका ओरिएंटेशन, इसलिए। और ये 5 डेज और 3 डेज कहाँ से आएंगे, इसमें जो कार्बन्स हैं उसके कार्बन के आधार पर आते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन 3 है, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 5 है। तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि हम आगे कंफ्यूज नहीं हो। देन इसके बाद में नाइट्रोजनस बेसेस हैं। नाइट्रोजन बेसेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं, और ये एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स रहते हैं। उसमें प्यूरिन्स में क्या है, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन्स। एक्चुअली ये प्यूरिन बले कहलाती है पूरा ये जो बेसेस है, ये प्यूरिन्स रिंग्स इसमें ऊपर, ये पहले आप समझो इसके प्यूरिन रिंग्स को, ये प्यूरिन्स रिंग है और ये पिरिमिडिन रिंग्स है। इसके आधार पर प्यूरिन्स में कौन कौन से हैं, एक तो एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। साइटोसिन और थाइमिन तो पाया जाता है डीएनए में, और थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये किस तरह से अरेंज रहते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे जो कंपोनेंट है डीएनए मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पर हम इस डायग्राम में दर्शाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें, अगर हम यहाँ से देखते हुए चलें तो इसमें पहला है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। प्रत्येक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है HPO3 के रूप में रहता है ये देखिए, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल, प्रत्येक जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा हुआ है। ये शुगर है, ये शुगर है। तो राइबोज शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। देन उसके बाद में ये इसके 4 बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। और ये इस तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो डीएनए के जो बीच में जो यहाँ पे ये बेसेस लगे होते हैं, ये एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जैसा कि आपको पता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है इसमें। और ये सेंट्रल डोग्मा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना। और जैसे ही डीएनए के अगर हमें सीक्वेंस ध्यान है तो मैसेंजर आरएनए और उससे बढ़ने वाले अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर को समझना, डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं।
इसके अलावा और अनदर डायग्राम के थ्रू हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसमें ये बिल्कुल ये इसकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज्ड हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 5 डेज से 3 डेज की तरफ है, तो दूसरा 5 डेज से 3 डेज की, मतलब एक सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी ऊपर से नीचे की आती है, तो इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेललिज्म। ये एंटी पैरेललिज्म डीएनए का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और इसमें अगर हमें एक साइड के मॉलिक्यूल्स की न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता चल जाए तो दूसरे साइड की हमें बहुत आसानी से इसमें पता चल जाती है। जैसा कि इसमें यहाँ पे अगर हमें इस साइड के पता है ए है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थाइमीन होगा, यहाँ पर थाइमीन है तो एडेनिन होगा, यहाँ साइटोसिन है ग्वानिन है तो दूसरे में साइटोसिन होगा। ये बिल्कुल फिक्स रहता है इसमें। और ये बैकबोन कहलाती है, ये जिसको हम ये इसकी बैकबोन है, ये इसके बेसेस हैं, और ये थ्रू जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ते हैं उसी के आधार पर इसमें मेजर और माइनर ग्रुप्स भी पाई जाती है।